वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। नमस्कार सबको, और सबको मेरी तरफ से फिर से एक बार शुभ संध्या। आपका स्वागत करती हूँ मैं शगुन मिश्रा एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पर। और कल का जो एकदम न्यू फ्रेश कह सकते हो, एक न्यू फ्रेश शाम का सेशन जो शुरू किया था उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे। आज दूसरा सेशन है, तो जितने भी लोगों ने मुझे नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता दूं कि ज्यादा लेट नहीं हुए हो। अगर तुम्हारी कल की क्लास छूटी है तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। आप आज क्लास 2 ज्वाइन करोगे मेरे साथ। और ये वाला जो सेशन है ये स्पेशली टारगेटेड है आपका एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए, आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए। और इसके अलावा जो भी वनडे एग्जाम आपके अपकमिंग में है, स्पेशली दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी, है ना, इसमें मेरा टारगेट ये है कि ये सेशन इससे बाहर आपकी केमिस्ट्री ना जाए। उमेश, पुनीत कुमार आ चुके हैं, आरुषि आ चुकी हैं, लॉरेंस, गुड्डू, गौरव, नितेश, सारे बच्चे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों जल्दी से लिंक को फटाफट शेयर करो ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ चुके हैं और इस सेशन का बच्चे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और ये क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करूंगी, आज मैं आपसे एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाली हूं, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच पहुंचे। वर्षा ऋतु आ चुकी है, राजन सिंह, सुशील कुमार, रिचा, गौरव सूर्या, बिट्टू, विवेक चौधरी, वेरी गुड, जलराम, साक्षी, नितेश, अनुज कुमार, स्नेहा, विपिन, विवेक, वेरी गुड। सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारे बच्चे तेजी से जुड़ रहे हैं। मोस्ट वेलकम यू ऑल। आफ्ताब आ चुके हैं, पापा कह रामखोर ठीक है। मोहित, वेरी गुड। रूपाली, फिजिक्स परफेक्ट, वेरी गुड। मलजी, वेरी गुड। ईए, कृष्णा, वेरी गुड। सबका, गौरव आ चुके हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप, ठीक है। और जैसा कि थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, ये बैच हमारा आने वाला है, ठीक है, एकलव्य के नाम से। क्या नाम है बैच का? सॉरी, गुरु दक्षिणा। दिस इज द गुरु दक्षिणा बैच, ठीक है। एकलव्य बैच भी एक्चुअली आ रहा है तो उसका ध्यान रहे। एकलव्य बैच विच इज जिसका टाइटल रखा गया है गुरु दक्षिणा, ये आपका आने वाला कौन से एग्जाम के लिए? स्पेशली एनटीपीसी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के सीबीटी ग्रुप डी की भर्ती के लिए ये टारगेटेड है, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी और फीस वगैरह की डिटेल सब आपके सामने दे रखी है, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बड़ी माते, राम राम, वेरी गुड। सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के क्लास में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? एटॉमिक मॉडल। कौन सा टॉपिक? एटॉमिक मॉडल। फटाफट एक बार सेशन का शेयर मार देते हैं जिससे हम तेजी से क्लास के संग आगे बढ़ पाए। कल की क्लास में हमने आपसे बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस की थी और क्लास का नाम भी मैंने इसीलिए क्या रखवाया था? फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना। फंडामेंटल्स में मैंने आपको बहुत बेसिक सी चीजें, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बेस पर किस तरीके से एग्जाम में आपसे छोटी छोटी सी चीजें पूछ लेती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, इनमें चार्ज और इनके मास के बारे में बहुत सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। थोड़ा सा अगर हम यहां पर रिवीजन लेना चाहें तो कोई बात नहीं, यहां पर फटाफट अब आप देखिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, अब आप यहां पे मेरी बात सुनो। हाँ, कल के क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे भी जुड़े होंगे। कल मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी एलिमेंट, सपोज कोई एलिमेंट है x, उसमें नीचे की साइड जो नंबर दे रखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर की साइड जो नंबर दे रखा होता है इसे मास नंबर बोलते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने सोडियम लिखा, नीचे लिखा 11 और ऊपर लिखा 23, तो ये वाली संख्या जिसे हम एटॉमिक नंबर या परमाणु क्रमांक संख्या के नाम से जानते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी, एटॉमिक नंबर या जिसे हम परमाणु क्रमांक संख्या के नाम से जानते हैं, इसे अंग्रेजी के अक्षर किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, है ना। और मैंने बताया था कि एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या को निरूपित करता है, जो कि कहां प्रेजेंट होते हैं? एटम के न्यूक्लियस में सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। ये चीजें मैंने आपसे बेसिक कल डिस्कस की थी। तो जो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं ये कौन व्यक्त करता है? ये किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। जबकि ऊपर वाला नंबर जिसको मास नंबर के नाम से हम जानते हैं, जिसे द्रव्यमान संख्या हिंदी में बोला जाता है, इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल। मेरी बात समझो, खाली प्रोटॉन ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल एडिशन ये कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैंने आपको बताया था ये ऊपर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। इस तरीके से याद रखिए, है ना।
बेसिक सी चीजें आपसे डिस्कस की थी। और इसी क्रम में चलते फिर मैंने आपको बताया था, तो फिर इसका मतलब अगर आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है तो आप तुरंत बता सकते हो कि प्रोटॉन कितने हैं, 11। और क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी आपके 11। और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, p प्लस n के एडिशन में से, योगफल में से अगर प्रोटॉन घटा दोगे तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे, मतलब 23 में से 11 गए तो आंसर आया 12। तो इस तरीके से कल हमने बहुत बेसिक सी छोटी छोटी सी चीजें आपसे डिस्कस की थी। क्या कि अगर किसी तत्व को ऐसे करके लिख के दे दें एग्जाम में और पूछें कि उपरोक्त दिए हुए तत्वों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की गणना कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये दोनों बराबर होते हैं। मतलब न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही टोटल बाहर की कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। कल तो बहुत बेसिक चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, इनके ऊपर चार्ज, मास, सारी चीजें डिस्कस की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन सबसे भारी हो जाता है क्योंकि इसका मास होता है 1.6 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बच्चा नोट्स बनाते चल रहे होगे तो फिर आपको भी फायदा होगा, और अगर खाली वन लाइनर में रट्टा मारोगे तो मैं ये बोल दूंगी फिर मेरी मेहनत का। एक चीज समझना, किसी भी क्लास की क्वालिटी दोनों तरफ से बनती है। अब जब बच्चे ही वन लाइनर में पढ़ने वाले हों तो फिर टीचर की मेहनत बेकार है। और टीचर अगर बच्चा ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करने वाला हो कि हमारा कंसेप्ट क्लियर करिए, हमें बार बार रटना नहीं है, तो फिर क्लास का लेवल अलग बढ़ जाता है। तो समझो जरा, मैंने आपको कल बेसिक चीजें डिस्कस की थी जिसमें न्यूट्रॉन सबसे भारी बताया था और इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का बताया था, क्योंकि 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम इसका मास होता है, जो कि काफी कम होता है। खैर, ये कुछ बेसिक चीजें आपसे डिस्कस की थी। आज हम इसी क्लास को एटॉमिक मॉडल के साथ आगे बढ़ाएंगे। किसके साथ? एटॉमिक मॉडल के साथ। आ जाइए, एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं पहले तो ये बात कर लेते हैं। एटॉमिक मॉडल क्या होते हैं? एटॉमिक मॉडल का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो कि परमाणु की संरचना एटम के बारे में जब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से, इन पर्सनैलिटीज के चेहरे देखो जरा ध्यान से। ऐसे समझो कि एटम का जो अभी मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर बताया कि एटम मतलब परमाणु गोलाकार कण, और उसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन, अलग अलग शेल में। ये स्ट्रक्चर मिलना एक के बस की बात नहीं थी। सरल सी लैंग्वेज में आज मैं आपको बताती हूं। परमाणु शब्द का प्रयोग कल मैंने आपको बताया था, ध्यान से सुनिएगा। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले सर जॉन डाल्टन ने किया था। तो मैंने आपको बताया था कि 1808 में सबसे पहले अपनी परमाणु की औपचारिक व्याख्या किसके द्वारा की गई? जॉन डाल्टन सर के द्वारा की गई। इन्होंने सबसे पहले बताया, एक ऑफिशियली आर्टिकल एक पब्लिश किया था, सुनिए ध्यान से, जिसमें इन्होंने बताया कि हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे परमाणु कहते हैं। All the matters around us is made up of a very minute particle known as atom। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। लेकिन इनकी इस थ्योरी के बाद स्टेप बाय स्टेप पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन द्वारा दिया गया, दूसरा एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड सर के द्वारा दिया गया, तीसरा एटॉमिक मॉडल नील बोहर के द्वारा दिया गया, और आधुनिक परमाणु मॉडल या जिसको हम मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी कहते हैं बच्चा, ये इरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया। अगर आप मेरे से पूछो कि मैम हम क्या करें, तो आपको यह करना है कि स्टेप बाय स्टेप किसने एटॉमिक मॉडल का मतलब समझो। परमाणु की अपने अपने अनुसार इमेजिनेशन, अपने अपने अनुसार किस वैज्ञानिक ने परमाणु की संरचना के बारे में क्या क्या बताया, यह होता है एटॉमिक मॉडल। और क्योंकि हर साइंटिस्ट का अपना एक आइडियल योगदान है, जे थॉमसन या और आगे से बात करो जॉन डाल्टन सर से लेके और इरविन श्रोडिंगर सर तक, एक अपना ही अद्भुत योगदान है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आज हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को करेंगे, और अगर आप इंटरेस्टिंग तरीके से इसको मतलब इंटरेस्ट लेते हुए करोगे तो आपको दोबारा मैं वादा करती हूं एटॉमिक मॉडल के चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और इससे जब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो भी ये क्वेश्चन तुम्हारे कभी गलत नहीं होंगे। फटाफट टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं। पहला एटॉमिक मॉडल किसका? एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। लेकिन जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल
किस पर बेस्ड था? एक प्रैक्टिकल पे बेस्ड था। कौन से प्रैक्टिकल पे बेस्ड था? क्या नाम लिखा है देखो, जे थॉमसन डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल। वैज्ञानिक रहे जिनका नाम जे थॉमसन। इन्होंने 1895 में 1895 इसमें इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। अब ये क्या बना हुआ है, कैसे क्या है, ये आपको तब समझ में आएगा। थोड़ा सा इधर आ जाओ रफ स्लाइड पे, देखो जरा ध्यान से देखो। अब साइंटिस्ट रहे जिनका नाम जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लैब में एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। एक डिस्चार्ज ट्यूब मतलब एक ऐसी नलिका जिसमें विद्युत का विसर्जन कराया जा सकता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जा सकती है। और जे थॉमसन सर ने इस डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखी, अलग अलग गैसेस में विद्युत का विसर्जन करा के देखा, लेकिन अंदर जो मीडियम था वो कैसा था? निर्वात, वैक्यूम। किसके अंदर? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और क्या कंडीशन फॉलो की गई थी कि जो वोल्टेज है वो काफी ज्यादा कैसा होना चाहिए? हाई। तो काफी उच्च वोल्टता के साथ और काफी लो प्रेशर के साथ, मतलब निम्न दाब के साथ, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैसेस में क्या पास करा के देखी? इलेक्ट्रिसिटी। और हमें पता है कि जब कभी भी हम इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सर्किट क्रिएट करते हैं तो एक पॉजिटिव टर्मिनल जनरेट होता है और नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दो, एनोड, है ना, हिंदी में भी एनोड। और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? कैथोड के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आज हम बिल्कुल ए से शुरुआत कर रहे हैं कि एटम के बारे में जे थॉमसन का मॉडल आया कहां से था और ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ध्यान से सुनो, इन्होंने जब अलग अलग गैसेस में इलेक्ट्रिसिटी पास करा के देखी तो ये क्या देखते हैं कि जैसे ही गैसों में इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर इस प्रकार से गमन करती हैं। कुछ रेडिएशंस हैं जो कि कैथोड से एनोड की ओर बार बार एकत्रित हो रही हैं, एनोड प्लेट की ओर। तो जे थॉमसन का ये प्रैक्टिकल इन्होंने अलग अलग गैसेस पे सब पे करके देखा और सेम चीज पाई कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ डिस्चार्ज ट्यूब में, हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है, ग्रीन कलर की लाइट एमिट होती है और कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर बार बार गमन करती हैं। तो जे थॉमसन का ऐसा अपना मानना था कि अपोजिट चार्ज क्योंकि हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और ये किरणें बार बार कैथोड से एनोड की ओर ही जा रही हैं। तो इसका मतलब ये बाय नेचर कैसी हैं? ये बाय नेचर खुद नेगेटिवली चार्ज हैं। ये कैसी हैं? ये खुद नेगेटिवली चार्ज रेडिएशंस हैं। और इस आधार पर जे थॉमसन ने ऐसा माना कि सभी गैसेस के एटम में कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है, जिससे मिलकर ये रेज बनी है। क्योंकि कैथोड से चलकर जा रही थी तो जे थॉमसन सर ने इन रेज का क्या नाम रख दिया? कैथोड रेज। और बाद में जे थॉमसन सर ने इन्हीं कैथोड रेज के बेस पर बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि इन कैथोड रेज का निर्माण करता है। और कैथोड रेज का जो नेगेटिव नेचर है वो इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से होता है। तो ओवरऑल यही डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल है जो इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो। ध्यान से देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल आपको पढ़ाया जाता है कहां पे? ये आपको पढ़ाया जाता है 9th-10th क्लास में। तो इस बेस पर, इसी प्रैक्टिकल के बेस पर जे थॉमसन सर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको क्या बोला? अब मेरी बात समझना, इस प्रैक्टिकल के बाद जे थॉमसन सर को एक बात तो क्लियर हो गई कि सभी गैसेस के एटम में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिससे ये कैथोड रेज मिलकर बनी थी। और बाय द वे की बात, उसी टाइम ड्यूरेशन में एक साइंटिस्ट रहे जिनका नाम गोल्डस्टीन। उन्होंने कैथोड रेज के साथ साथ एनोड रेज को भी डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा ना केवल कुछ किरणें कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, बल्कि कुछ किरणें एनोड से कैथोड की ओर भी गमन करती पाई जाती हैं। और इस आधार पर दो किरणें, मेरी बात समझ में आई, कैथोड रेज जो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करती थी, तो बाय नेचर कैथोड रेज जो क्या थी? नेगेटिवली चार्ज रेज थी। ठीक है। और गोल्डस्टीन ने जिनको डिस्कवर किया था वो कैसी थी? वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड रेज थी। तो ओवरऑल कहने का मतलब उस टाइम पीरियड तक दो प्रकार के चार्जेस
किसमें संज्ञान में आ चुके थे, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, इसी बेस पर जे थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया और ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन पे बेस था। क्या बताया इन्होंने कहा कि परमाणु एक गोलाकार कण है। एटम इज अ स्फेरिकल पार्टिकल जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इक्वली बंटा होता है पूरे परमाणु में, बिल्कुल उसी प्रकार से जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बटा रहता है जिस प्रकार से तरबूज को अगर हम बीच से काटते हैं तो दो हिस्से मिलते हैं, एक तो लाल गुदे वाला हिस्सा और एक बीच बीच में धंसे हुए काले काले बीज, कुछ इस तरीके से। तो जे थॉमसन द्वारा जो परमाणु मॉडल दिया गया, मतलब दुनिया ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल कैसा देखा, दुनिया ने सबसे पहला एटॉमिक मॉडल ऐसा देखा जिसमें पॉजिटिव चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बताया गया और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन थे उनको बीच बीच में बीज की तरह धंसा हुआ माना गया। तो इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, दो पॉइंट याद रखने हैं कि परमाणु में धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज समान रूप से वितरित होता है, समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। जबकि दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है, हाँ दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश के बीच बीच अपना स्थान लेते हैं, धनावेश के बीच बीच अपना स्थान लेते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कौन सा एटॉमिक मॉडल, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल डिक्लेयर्ड द पॉजिटिव चार्ज इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटम, किस परमाणु मॉडल अनुसार धनावेश को संपूर्ण परमाणु में वितरित बताया गया है, तो आंसर हो जाता है किसका, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। और इसी जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल को और किस नाम से जाना जाता है, ध्यान से देखिए, जे थॉमसन इस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल तथा वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या बोला कि आप मेरे मॉडल, ये जो इन्होंने परमाणु की जो पहली संरचना, पहली इमेजिनेशन कि ऐसा स्ट्रक्चर होगा, जो ये बताया था वो किसके बेस पर, किससे कंपैरिजन करते हुए बताया था, इन्होंने कहा कि आप मेरे मॉडल की तुलना क्रिसमस पुडिंग से कर सकते हो। मतलब क्रिसमस के त्योहार पे जो केक सजाया जाता है वो भी कुछ इसी तरीके से, तो क्रिसमस पुडिंग है ना। तो इन्होंने क्या बोला, कंपैरिजन किया कि यू कैन कंपेयर माय मॉडल विद द क्रिसमस पुडिंग और प्लम पुडिंग, यू कैन ऑल्सो कैन से दैट वाटरमेलन मॉडल, आप तरबूज मॉडल के नाम से भी जान सकते हो। इसके अलावा इसे रेजिन मॉडल, मतलब रेजिन का मतलब होता है किशमिश, किशमिश को रेजिन बोलते हैं और किशमिश में ही अगर आप ध्यान से देखो तो इसी तरीके से बीजों का वितरण रहता है। तो फिलहाल पहला एटॉमिक मॉडल जे थॉमसन का, आपको एग्जाम पूछेगा कैसे, पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है कि बताओ तरबूज मॉडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक की देन है, तो जे थॉमसन द्वारा पहला एटॉमिक मॉडल दिया गया जो कि किस प्रैक्टिकल पे बेस था, डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल पे बेस था। आपको मैं एमसीक्यूज कराऊंगी फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे पूछता है एग्जाम, कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मॉडल डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल या विद्युत विसर्जन नलिका प्रयोग पर आधारित है। तो याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। बीच बीच में बच्चा मैं बार बार क्या बोलूं, सेशन को पहुंचाते रहिए उन बच्चों के पास जिनको वाकई में ये क्लास, इस क्लास के बाद एटॉमिक मॉडल में कंफ्यूजन जिनको ना हो, ठीक है। तो थोड़ा सा क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इस एटॉमिक मॉडल के बाद साइंटिस्ट रहे जिनका नाम था रदरफोर्ड। क्या नाम था, रदरफोर्ड। पहले मैं फोटो दिखाती हूं सर की, ही इज द साइंटिस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1911 में, इन्होंने 1911 में 1911 में एक प्रैक्टिकल किया। कौन सा प्रैक्टिकल, जिसको हम गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ के आए हैं। किस एक्सपेरिमेंट के नाम से पढ़ के आए हैं, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, या इसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो एक चीज समझना, कोई साइंटिस्ट है, एटम के बारे में कोई परिवर्तित सोच, अपने से हटके कुछ बताना,
या कुछ नई बात रखना, उसके पीछे कोई ना कोई प्रैक्टिकल या फिर इमेजिनेशन जरूर होती है। जे थॉमसन का जो अभी हम तरबूज मॉडल पढ़ रहे थे, उसके पीछे कोई प्रैक्टिकल नहीं था। अगर बात करें डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल, तो डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल ने इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस तो बताई थी, लेकिन एटम के स्ट्रक्चर के बारे में कोई विशेष डायरेक्शन नहीं था। मतलब जरा इनके प्रैक्टिकल को समझो, फिर आपको बातें समझ में आएंगी। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। साइंटिस्ट जिनका नाम रदरफोर्ड, उन्होंने लैब में एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल किया, जिसको हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये पिक्चर अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक काम करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करो यहां पे, जल्दी से देखो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड सर ने 1911 में एक गोल्ड फॉइल ली, मतलब सोने की परत, सोने की पन्नी है ना, और इन्होंने उसके ऊपर प्लूटोनियम नाम के रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, कौन सा एलिमेंट था जिसको हम प्लूटोनियम के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। प्लूटोनियम नामक रेडियोधर्मी पदार्थ से गोल्ड फॉइल के ऊपर, सोने की परत के ऊपर अल्फा कणों की बमबारी कराई। कौन से कणों की? अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई। और अल्फा कण कैसे होते हैं? ये प्रकृति से पॉजिटिव पार्टिकल होते हैं, मतलब धनावेशित कण होते हैं, जिनके ऊपर कितने इकाई? 2 इकाई धनावेश होता है, तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने बमबारी कराई गोल्ड फॉइल के ऊपर, और गोल्ड फॉइल के इस तरफ इन्होंने जिंक सल्फाइड का पर्दा यूज किया। किसका पर्दा? जिंक सल्फाइड का। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि जिंक सल्फाइड के पर्दे के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल जाके टकराते थे, कहीं पर भी, सपोज मैंने इधर से बमबारी करी और अल्फा पार्टिकल जाके इधर टकराया, तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल इसको कंप्लीट क्रॉस कर गया, गोल्ड फॉइल को कंप्लीट क्रॉस कर गया। बचा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। आज मैं जितने इजी लैंग्वेज में आपको समझा रही हूं, अगर आज नहीं समझ में आया तो मैं यही कहूंगी कि फिर आप वन लाइनर में ही करने के लिए इच्छुक हो, ठीक है? तो कोशिश करिए थोड़ा सा। इन्होंने, क्योंकि जिंक सल्फाइड के पर्दे पर अल्फा पार्टिकल जब टकराते थे तो वो हिस्सा ग्लो करता था, चमकता था। तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि अगर इधर से बमबारी कराने पर अल्फा पार्टिकल इधर जाके चमकता है, तो इसका मतलब इसको भेद गया, इसको क्रॉस कर गया, इसकी प्रेजेंस का कोई असर नहीं पड़ा। और अगर नहीं चमका तो इसका मतलब इधर कहीं रह गया। तो रदरफोर्ड ने इस तरीके से जिंक सल्फाइड का पर्दा यूज किया और बमबारी कराई। अभी दुनिया नहीं जानती थी कि यहां पर न्यूक्लियस है, अभी दुनिया सिर्फ क्या जानती थी? दुनिया जानती थी एटम ऐसा होता है। कैसा? जे थॉमसन ने जैसा दिखाया था, तरबूज जैसा। और बमबारी करानी शुरू करते हैं। इन्होंने जब बमबारी कराई तो क्या पाया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल इधर निकल जाते हैं, इस तरीके से निकलते हैं और जाके चमकते हैं। यहां पे ग्लो किया, यहां पे ये सब हिस्सा चमका, ग्लो किया। तो रदरफोर्ड ने ऐसा माना कि जाके चमका, इसका मतलब इधर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाला पार्टिकल नहीं था। मतलब जरा देखो, और क्या हुआ? कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि स्पेशली सेंटर की ओर बढ़ रहे थे। अभी मैं सेंटर वर्ड का यूज करूंगी, न्यूक्लियस वर्ड का यूज नहीं करूंगी, क्योंकि उस टाइम पीरियड तक न्यूक्लियस का पता ही नहीं था। कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि स्पेशली सेंटर की ओर बढ़े, वो आगे बढ़ ही नहीं पाए, वो वापस फेंक दिए गए, वापस सेंटर की ओर वापस आ गए, ऐसे। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि कुछ स्थानों पर एब्जॉर्ब हो गए, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के काफी करीब से गुजर रहे थे, वो कुछ एंगल पे डेविएट हो गए। काफी पास से निकले, कुछ एंगल पे डेविएट हो गए। मतलब रदरफोर्ड के माइंड में अब क्या चीज आती है, समझिएगा कि अगर जे थॉमसन ने जैसा कि कहा था कि परमाणु में धनावेश बराबर तौर पे, जैसे कि तरबूज में लाल गुदा, अगर ऐसा है कि धनावेश बराबर रूप से बंटा था, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर मुझे ये अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों मिला? कुछ सेम एक्सपीरियंस मिलना चाहिए था, कुछ सिमिलर। या तो सारे के सारे उधर भाग जाते, या वापस आ जाते, या ये अलग अलग क्यों? तो रदरफोर्ड ने ये चीज तो क्लियर कर ली कि इसका मतलब कोई भी चार्ज परमाणु में बराबर रूप से वितरित नहीं होता है। तो इन्होंने क्या थ्योरी दी? इन्होंने कहा क्योंकि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल मेरे सीधे निकल गए और वहां जाके चमके, ये सिद्ध करता है कि परमाणु में ज्यादातर स्थान खाली है।
और जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि स्पेशली सेंटर की ओर बढ़ रहे थे वही बाउंस होकर वापस आ गए, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और यह सिद्ध करता है कि परमाणु के केंद्र में जरूर समान आवेश उपस्थित था। डेफिनेटली देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर, और पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज सेंटर बाउंस करके फेंक दिया गया, बाउंस किया, फेंक दिया गया। इस आधार पर बताया गया कि परमाणु के केंद्र में धनावेश होता है, ना कि पूरे के पूरे परमाणु में वितरित होता है। जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि कुछ स्थानों पर एब्जॉर्ब हो गए, यह सिद्ध करता है कि वहां पर कोई विपरीत आवेश था, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। एटॉमिक मॉडल का दूसरा स्वरूप आप देख रहे हो कि दुनिया को रदरफोर्ड ने एकदम चेंज करते हुए। आई बात समझ में? तो देखो ध्यान से, फिर इन्होंने बोला कि जहां पर मेरे अल्फा पार्टिकल एब्जॉर्ब हो गए वहां पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट था, अपोजिट चार्ज, और कुछ अल्फा पार्टिकल जो कि कुछ एंगल पे डेविएट हो गए। इन्होंने बताया कि क्योंकि परमाणु के केंद्र में कोई छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नहीं था, घना केंद्र जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, मतलब न्यूक्लियस, और सेम चार्ज पार्टिकल जब अल्फा पार्टिकल पास से निकले एक रिपल्शन महसूस हुआ और ऊपर की ओर, एक रिपल्शन महसूस हुआ और नीचे की ओर। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि केंद्र, घना केंद्र, आपने चुंबक के अगर पोल नॉर्थ और साउथ इस तरीके से मिलाए हों तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन सेम पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम चार्ज न्यूक्लियस एंड सेम चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। तो ये इन्होंने कंसेप्ट रखा, और इस बेस पर आपसे एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछे या मैं आपसे पूछूं हु इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, तो याद रखिएगा रदरफोर्ड को परमाणु में नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है। क्या क्या याद रखना है आपको? रदरफोर्ड को परमाणु में नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है, ठीक है। विवेक शुक्ला कह रहे हैं मैम प्लीज बता दो ऐप पर दिल्ली पुलिस में केमिस्ट्री का कोर्स कब खत्म होगा? वेरी सून। अभी आप इन चीजों को ध्यान से देखिए जरा, ठीक है, बहुत जल्दी उसका तो होने वाला है, ठीक है। चलो, तो अब आप जरा ध्यान से देखिए क्या, हाँ, तो यहां से अगर मैं आपसे अब क्वेश्चन पूछूं, कैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, देखो ध्यान से, यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, देखो सबसे पहले तो ये कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किससे रिलेटेड है, तो याद रखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की खोज किससे संबंधित है? रदरफोर्ड से संबंधित है, ठीक है, रदरफोर्ड से संबंधित है। आपसे अगर पूछ ले कि नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो इन्हें नाभिकीय भौतिकी का जनक भी कहा जाता है। किसे? रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी के जनक, नाभिकीय भौतिकी के जनक, ठीक है। आपसे अगर इंग्लिश में पूछेंगे तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से जाना जाता है किसे? रदरफोर्ड को। याद रहेंगी चीजें, बेसिक सी चीजें हैं। और इसी प्रैक्टिकल के बाद रदरफोर्ड ने यह एहसास किया कि इसका मतलब एटम में, अब तो प्रैक्टिकल से चीज क्लियर हो गई कि एटम के बीचों बीच में एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज होता है, ना कि तरबूज की तरह बटा होता है गुदे के समान। और इसी के बाद रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। क्या एटॉमिक मॉडल बताया? कि परमाणु एक गोलाकार कण है, एटम इज ए स्फेरिकल पार्टिकल, जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज उसके केंद्र में संचित होता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। देखिए दिस इज द न्यूक्लियस। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन जैसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस न्यूक्लियस के चारों ओर ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करते हैं। अब यहां से आपका अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द सोलर सिस्टम मॉडल। तो किस परमाणु मॉडल, किस वैज्ञानिक के परमाणु मॉडल को सौर मंडल मॉडल के नाम से जाना जाता है? रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर आधारित है? तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल
या सोलर सिस्टम मॉडल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पर आधारित है? क्वेश्चन है ये आपके। नाभिक के खोजकर्ता कौन है? तो परमाणु में न्यूक्लियस की डिस्कवरी या नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है? तो फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के नाम से, क्योंकि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रदरफोर्ड को जाना जाता है। आ रही बात समझ में? तो इस एटॉमिक मॉडल को आप कैसे याद रखोगे कि इलेक्ट्रॉन आर जस्ट लाइक द प्लैनेट्स एंड न्यूक्लियस इज जस्ट लाइक द सन एंड दिस मॉडल इज नोन एज, इस बात को आप हाईलाइट करके लिख लो, इस मॉडल को सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा मॉडल? सौर मंडल मॉडल या सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखना। पुराना क्वेश्चन वनडे एग्जाम का, सौर मंडल मॉडल के नाम से जाना जाता है। कौन सा एटॉमिक मॉडल अब हमने कवर किया? ये था हमारा दूसरा एटॉमिक मॉडल। चीजें क्लियर हो रही हैं? चीजें क्लियर हो रही? बच्चा एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत सरल भाषा में, जो चीजें 9th 10th में कभी समझ में नहीं आई। तो ये दूसरा एटॉमिक मॉडल था, मतलब तरबूज से पहला एटॉमिक मॉडल जो दुनिया ऐसे देख रही थी, पॉजिटिव चार्ज इक्वली बटा और इलेक्ट्रॉन बीज की तरह बीच में स्थान ले रहे हैं। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ये चीज क्लियर हो गई कि एटम के बीच में सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और दुनिया को ऐसा परमाणु मॉडल दिखाया गया। समझ में आई बात? चलो अब फटाफट अगले मॉडल की ओर बढ़ते हैं। देखो मेरी बात ध्यान से। साइंटिस्ट रहे जिनका नाम नील बोहर, इन्हें अपना मॉडल क्यों देना पड़ा? जरूर रदरफोर्ड के मॉडल में कोई कमी होगी, जिसको बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ द मॉडल। बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। 1911 में साइंटिस्ट जिनका नाम रदरफोर्ड, उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेस पे। लेकिन साइंटिस्ट जिनका नाम नील बोहर, इन्होंने 1913 में अपना परमाणु मॉडल दिया। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर थोड़ा सा यहीं पर डिस्कस कर लेती हूं। द ड्रॉबैक ऑफ चलो मैं इधर आ जाती हूं, 1 मिनट रुको बच्चा, यहां पे आ जाओ। चलो डिस्कस करो फटाफट। क्या लिमिटेशंस, इसको लिमिटेशंस भी बोल सकते हो आप। क्या लिमिटेशंस थी? लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां आई, रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां रही? तो याद रखिए, व्हाट वाज द लिमिटेशन या सीमाएं, रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं क्या थी? सीमाएं ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड ने जहां बताया कि परमाणु गोलाकार कण है जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर सारे इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार से चक्कर लगाएंगे जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह परिक्रमा करेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट रहे जिनका नाम मैक्सवेल, साइंटिस्ट मैक्सवेल ने एक थ्योरी दी। ये थ्योरी क्या थी? बहुत इजी लैंग्वेज में समझो। मैक्सवेल जैसे वैज्ञानिक ने एक जो व्याख्या दी, उस व्याख्या में इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो और चाहे कोई भी चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्यों ना हो, जब कभी भी कोई आवेश युक्त कण, आवेश युक्त चार्ज पार्टिकल, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन पाथ पर लगातार चक्कर लगाता है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल जब लगातार चक्कर लगाएगा एक ही पथ पर, एक ही पाथ पर, तो वो लगातार क्या करेगा? उसकी ऊर्जा घटेगी। क्यों? क्योंकि वो लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट करेगा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जब लगातार किसी सर्टेन सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा, तो ड्यू टू द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, लगातार विद्युत चुंबकीय किरणें उत्सर्जित करते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्टेन पाथ पर मोशन करता है और उसकी ऊर्जा घटेगी। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन, जैसे सुनो, न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो भी चार्ज पार्टिकल हैं। जब वो चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट करेंगे, उनकी ऊर्जा घटेगी और धीरे 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 करके उनके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कम होती चली जाएगी और एक लेवल पे जाके सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। सर्कुलर पाथ की रेडियस कम होती चली जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन जाकर एक लेवल पे न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे। और इस बेस पर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे, याद रखो नोट करके। अगर तुमसे पूछें
कि किसके परमाणु मॉडल, इनमें से किस वैज्ञानिक का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। कि भाई सारे इलेक्ट्रॉन सर जब बीच में गिर जाएंगे तो फिर एटम की लाइफ खत्म है ना। तो याद रखो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल was not successful to define the stability of the atom. The stability, यहां से लैंग्वेज बनेगी आपकी, ऑफ एटम। नोट करके लिखेगा किसका परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असमर्थ रहा। ठीक है, ये हमारा कौन सा एटॉमिक मॉडल, दूसरा एटॉमिक मॉडल, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कैसे एग्जाम पूछेगा, जे थॉमसन से शुरुआत करते हैं। किस परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, आंसर जे थॉमसन। किस परमाणु मॉडल को सौर मंडल मॉडल कहा जाता है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। कौन सा परमाणु मॉडल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को नाभिक की खोज के लिए जाना जाता है, रदरफोर्ड। डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल किस वैज्ञानिक से संबंधित है, तो सबसे पहला प्रैक्टिकल जे थॉमसन का डिस्चार्ज ट्यूब प्रैक्टिकल। ऐसे पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। आ रही बात समझ में? थैंक यू सो मच अर्जुन, मेरी बात समझना। सेकेंड एटॉमिक मॉडल अभी हम डिस्कस कर पाए फटाफट। अब इसी के साथ तो कहने का मतलब कि नील बोहर को एटॉमिक मॉडल क्यों देना पड़ा, बिकॉज रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल इलेक्ट्रॉन को तो नाभिक में गिराए दे रहा था। किसकी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल को डिफाइन करने में, असमर्थ रहा। फटाफट देखिए 1913 में साइंटिस्ट रहे जिनका नाम नील बोहर। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया जो कि किस पर बेस्ड था, क्वांटम एनर्जी लेवल पे बेस्ड था। बच्चा समझने का प्रयास करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, और वरना तो कोई बात ही नहीं। एनर्जी लेवल, क्वांटम एनर्जी लेवल्स मतलब क्वांटम ऊर्जा स्तर। अब ये क्या होते हैं, चलो बात करते हैं। क्वांटम ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता था, नील बोहर के परमाणु मॉडल अनुसार नील बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में क्या बताया कि परमाणु एक गोलाकार कण है जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रलाइज रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो स्वतंत्र रूप से, जैसे सौर मंडल में प्लैनेट्स घुमा दिए थे, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के अपने अपने ऊर्जा स्तर होते हैं जिनको क्वांटम ऊर्जा स्तर कहा गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन जैसे आवेश युक्त कणों की एनर्जी को एक क्वांटा, एक बंडल यूनिट एनर्जी को फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है, एक क्वांटा के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के अपने ऊर्जा स्तर, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ना कि स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो कि ये एनर्जी लेवल्स होते हैं, नील बोहर ने इनको नाम दे दिया KLMN आदि। ये देखो KLMN आदि, K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, और इनको एक सीरियल नंबर दे दिया स्मॉल n से, जिसको हम 1 2 3 4 ऐसे बोल सकते हैं। तो K का सीरियल नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से है ना। और बताया कि इन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूला के बेस पर स्टेबल करते हैं। मतलब K में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2n²। 2 और K के लिए n की वैल्यू 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे किसमें, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे K में, बात खत्म। L में कितने होंगे, तो 2
और 2 का स्क्वायर, भाई n का स्क्वायर ना, l के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही 2, तो 2n स्क्वायर 4 चौक 16, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो। तो इस बेस पर 2 8 18 और 32। एग्जाम कैसे पूछेगा तुमसे कि विभिन्न जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण निम्नलिखित में से किस सूत्र के आधार पर होता है। सो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण 2n स्क्वायर, 2n क्यूब, 3n स्क्वायर या 3n क्यूब ऐसे दे दिया था ऑप्शन में। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स फॉलोज द फॉर्मूला 2n स्क्वायर। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस आधार पर होता है, तो याद रखिए कि 2n स्क्वायर फॉर्मूला के बेस पर होता है। कुछ और बेसिक पॉइंट हैं, उनको भी ध्यान में रखिएगा। क्या कि स्मॉल n के द्वारा, किस अक्षर के द्वारा कक्षाओं के क्रम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, तो कक्षाओं की क्रम संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग बातें सुनिए। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल बताता है कि किसी भी परमाणु में चारों ओर ये जो शेल्स होती हैं K L M N, इसमें मैक्सिमम जैसे K में 2, L में 8, इसमें 18 और इसमें 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। इससे ज्यादा नहीं, तो इससे कम तो कर सकते हैं। बोले हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन अगर किसी एटम को स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके आउटर मोस्ट शेल में अष्टक पूरा होना जरूरी है। मतलब इनका कहने का मतलब था, अगर सोडियम है और एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका वितरण करते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉन का, तो 2 8 1। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एल में 8 जाएंगे और एम में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो बाह्यतम कक्षा एम लग रही है। अगर सोडियम को स्टेबल होना है नेचर में तो फिर इसे अष्टक पूरा करना होगा। तो बोहर का नियम कहता है कि जिन परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा में 8 परमाणु नहीं होते हैं, ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, वो ऑक्टेट बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 282, इन्होंने बताया वो सारे एलिमेंट, ध्यान से सुनिए, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 283, कितने आए इलेक्ट्रॉन? 4 से कम। कहानी समझ में आ रही है? यहां से बात आ जाती है आपकी मेटल नॉन मेटल की। समझना मेरी बात ध्यान से कि मेटल नॉन मेटल मैम कैसे बनते हैं। वो सारे परमाणु जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 से कम मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 से कम, ये क्या कहलाएंगे? मेटल्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? ये सब मेटल्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? बिकॉज ये अष्टक बनाने के लिए उन इलेक्ट्रॉनों का दान कर देंगे। नहीं समझ में आया तो जरा देखो। जैसे कि एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 2 8 3 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और एल्यूमिनियम के ऊपर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये कहलाएगा हिंदी में धनायन, और वरना इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? कैटायन। समझना मेरी बात। और मेटल कहलाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, एटॉमिक नंबर 12 2 8 2, अष्टक पूरा करने के लिए इसकी तरह 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट मिल गया, दान करे। और फिर ये भी क्या कहलाएगा? पॉजिटिव आयन कहलाएगा। ये सब मेटल्स में काउंट होंगे। इसके विपरीत वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से कम होंगे, इन्हें भी अष्टक पूरा करना है। वो सारे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में, जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 6 2 और एटॉमिक नंबर 8 2 6, तो कहने का मतलब ये कि इसमें भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा आ रहे हैं। इन्हें भी ऑक्टेट पूरा करना है। 7 और 1 8, 6 और 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? ये 7 है तो 1 ले लेगा। क्लोरीन के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्ज। हाँ, धातु क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दाता होते हैं। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। पहले इतना समझो, ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी आएगी? -2।
सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, वैलेंसी क्या होता है। कोई भी एलिमेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है उतनी वैलेंसी, जैसे एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन दान किए तो वैलेंसी आई +3, +2 मैग्नीशियम की। क्लोरीन की कितनी, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 ले लिया, -1 वैलेंसी आएगी किसकी, क्लोरीन की। समझ में आ रही है बातें, चीजें समझ में आ रही हैं। साहिब सिंह कह रहे हैं एसएससी के लिए, हाँ बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल आपको एक कंसेप्ट यहां पर मैंने आज क्लियर करने की कोशिश की, क्या कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम का कोई पूछ रहा था, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 2882, अच्छा क्वेश्चन पूछा वैसे इस बच्चे ने। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 2881, 2 इलेक्ट्रॉन दान करो, ऑक्टेट पूरा करो। कैल्शियम डबल पॉजिटिव वैलेंसी, 1 इलेक्ट्रॉन दान करो, सिंगल पॉजिटिव वैलेंसी पोटेशियम के ऊपर। अब मैं समझ गई इनडायरेक्टली जो इस बच्चे ने पूछा कि मैम आपने ये 2 8 2 8 8 2 क्यों कर दिया, 10 क्यों नहीं कर दिया। पोटेशियम में आपने 2 8 और 8 1 क्यों कर दिया, 9 क्यों नहीं कर दिया, है ना। क्वेश्चन आया तुम्हारे माइंड में, अक्सर आता है बच्चों के, क्लास में पूछते हैं। इसका रीजन समझो। बोहर का एटॉमिक मॉडल यह भी कहता था कि जब तक किसी भी एलिमेंट, मतलब बोहर का एटॉमिक मॉडल के अनुसार क्या, कि किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, मान लो सपोज ये बाह्यतम कक्षा है, तो उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते। मतलब जरा सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, अब तुम सिंपल सी लैंग्वेज में समझो। यहां आ जाओ, चलो आ जाओ, यहां आ जाओ। सपोज जैसे एल्यूमिनियम का हमने बनाया था 13 का, 2 8 3, ठीक है, ओके, समझने का प्रयास करो तो सब समझ में आएगा। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 2 8 4, ठीक है भाई। ऐसे ही बढ़ते 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 हमारा आया कितना, एटॉमिक नंबर 17 आया क्लोरीन का, तो हमने बनाया 2 8 7, वेरी गुड। आर्गन एटॉमिक नंबर 18, हमने कॉन्फ़िगरेशन बनाया 2 8 8, ये भी समझ में आया। लेकिन मैम पोटेशियम में जाते जाते आप ये 2 8 8 1 क्यों कर देते हो, ये आप उठा के सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको रहता है कंफ्यूजन में, 9 क्यों नहीं कर देते, है ना। उसका रीजन है, अगर आप 9 कर दोगे तो आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच इज रॉन्ग फ्रॉम द एज पर द बोहर मॉडल। बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या कहता है, सुनो, कि पोटेशियम 19 है, ये क्या करेगा, 2 8 8 1 डालेगा। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 है, ये 2 8 8 2 डालेगा। लेकिन जैसे ही आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हुए, समझना मेरी बात, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की फिलिंग वापस पिछले शेल में होने लग जाएगी। मतलब एटॉमिक नंबर 21 जब आएगा किसका, गैलियम का, समझना मेरी बात। एटॉमिक नंबर 21 जब आएगा किसका, गैलियम का, तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा 2 8 और 9 एंड देन 2, समझना मेरी बात। इसी तरीके से जब 22 जाएगा तो ये जाएगा 2 8 10 2, कब तक जाएगा, जब तक यहां 18 नहीं हो जाता। 23 हो गया तो जाएगा 2 8 11 2, जैसे ही ये सीरीज पहुंचेगी 2 8 18 2, वैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन वापस इसमें जाने लगेगा, मतलब 2 8 18 3। सिंपल सी चीज है, एक बार फिर से बताऊं, जिसको नहीं समझ में आया फिर से देख लो एक बार। कैल्शियम में आपको इतना समझ में आना चाहिए, 2 8 8 2 कर देते हैं, क्योंकि यहां पर इकट्ठा अगर आप 10 लिख दोगे
तो ये ज्यादा हो जाएगा 8 से ज्यादा। तो इतना समझ में आया, 8 2 ब्रेक कर देते हैं। 21 में जब जाता है तो फिर इसी तरीके से 2 8 8 3 कर देते हैं। आगे फिलिंग होती रहती है कब तक, जब तक 2 8 सॉरी ये मैं गलत बोल गई, सॉरी, हाँ यहां पे देखो 2 जैसे ही हो जाएगा कैल्शियम में, 21 में जैसे ही जाएगा ये 2 8 9 2 हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि जैसे ही यहां पर 2 हो जाता है फिलिंग वापस में करने लग देते हैं, और जैसे ही 18 हो जाएगा फिर फिलिंग वापस इधर होने लग जाएगी, ये होने लग जाएगा, ये आने लग जाएगा। ठीक है, एक काम करो, आज के सेशन में फिलहाल हमने क्या डिस्कस किया आपसे, आज के सेशन में फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। हम कल के सेशन को यहीं से उठाएंगे और कल एटॉमिक मॉडल हमारे पूरे हो जाएंगे। फिर हम इकट्ठे चारों एटॉमिक मॉडल के किस तरीके से एमसीक्यूज कवर करने हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। वेरी गुड, ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ओके अच्छा, हाँ ये बच्चा सही कह रहा है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, ठीक है, ये आपका गड़बड़ हो गया, सॉरी। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैं आपको फिलिंग करने का तरीका बता रही थी। तो आज की क्लास में आपने सिर्फ क्या डिस्कस किया हमारे साथ, थोड़ा सा देखिए, हाँ ध्यान से देखिए। आज की क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया कि पहला एटॉमिक मॉडल जो कि जे थॉमसन का है, इसका प्लम पुडिंग मॉडल का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जिसको सोलर सिस्टम मॉडल के नाम से हम जानते हैं। तीसरा एटॉमिक मॉडल जो कि नील बोहर का एटॉमिक मॉडल है। ये आज हमने आपसे 3 एटॉमिक मॉडल बेसिक डिस्कस किए, है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं उसके लिए मैं आपको यही बोलूंगी, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, आज इतना ही रखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आज इतना ही रखते हैं।